प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि चैप्टर प्रतिफल कंसिडरेशन, आज उसी कड़ी में हम देखेंगे बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब यहाँ पे व्यर्थ यानी वॉइड किसे कहते हैं, अनुबंध व्यर्थ कब होता है। हमने पिछले वीडियो में अनुबंध के जो प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने जाना था व्यर्थ अनुबंध या वैलिड यानी वैध अनुबंध के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधा, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट की अधिनियम की जो धारा है 25 में लिखा है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाता है। इसलिए प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल होना आवश्यक, कंपलसरी है। प्रतिफल के अभाव में अनुबंध जुए यानी गैम्बल्स के समान समझाता है और व्यर्थ होता है। एक विद्वान है साइमंड्स, वो कहते हैं प्रतिफल के अभाव में दिया गया वचन भेंट यानी गिफ्ट होता है, जबकि प्रतिफल वाला वचन एक सौदा होता है। इसी प्रकार दूसरे विद्वान है एंसन, वो कहते हैं प्रत्येक सामान्य अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में ठहराव अपरिवर्तनीय रहता है। इसके अलावा न्यायाधीश डैनिंग कहते हैं कि अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। यदि अनुबंध में प्रतिफल का अभाव है तो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ हो जाएगा यानी वॉइड हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन हैं। कुछ ऐसे अनुबंध होते हैं जिनमें प्रतिफल नहीं होने पर भी क्या हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पे धारा 25 में इनका वर्णन किया गया है। तो अब देखते हैं कौन से ऐसे अनुबंध है जो बिना प्रतिफल के ही क्या हो जाते हैं, वैध यानी वैलिड हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 जो अनुबंध है उनमें हम देखते हैं कि इनमें प्रतिफल का अभाव पाया जाता है। वैसे तो हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, हमने ये जाना है कि बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिफल नहीं होने के बावजूद ये प्रतिफल क्या हो जाएंगे, वैलिड यानी यहाँ पे व्यर्थ नहीं होंगे, ये क्या होंगे, वैध हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्वाभाविक प्यार व स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबंध, कॉन्टैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब अनुबंध किन्हीं निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्यार व स्नेह के कारण होता है तो अनुबंध लिखित तथा रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैलिड यानी वैध माने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो बिना प्रतिफल के भी वैध माने जा सकते हैं। ए जनरली रूल इज दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस बिकॉज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज द न्यूडम पैक्टिम, अर्थात bare promise and therefore not enforceable by law. In other word, out of bare promise no action arises. According to section 25, agreement without consideration is void subject to certain exception. अब वो कौन कौन से एक्सेप्शन है, अपवाद है, हमने पहला देखा। स्वाभाविक प्यार व स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो यदि अनुबंध लिखित में है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग,
यदि वे अनुबंध प्रचलित विधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। यदि वे अनुबंध निकटतम संबंधी के बीच किया गया है, इट इज़ मेड ओनली आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। एंड लास्ट है, यदि वे अनुबंध प्राकृतिक है, ठीक है, अनुबंध निकटती संबंध में किया गया है, इट इज़ द पार्टीज आर स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 बातें हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुबंध यदि प्रेम या स्नेह के कारण किया गया है तो अतः पक्षकारों के बीच निकट संबंध के साथ स्वाभाविक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन और दामाद ससुर निकट संबंधी माने जाते हैं, और में स्वाभाविक यानी नेचुरल स्नेह वे प्यार से हो सकता है, अनुबंध हो सकता है। इसी आधार पर इस मामले में कहा गया है कि एक भाई द्वारा दूसरे भाई को ऋण चुकाने का ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध होगा, यदि वे अनुबंध लिखित होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के कारण आधार पर किया गया है। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल ये है कि ए व्यक्ति अपने दामाद को स्नेहवश अपनी संपत्ति में से 10,000 रुपये एक लेखपत्र यानी डीड तैयार करने का रजिस्टर करवा लेता है। ये अनुबंध वैध है क्योंकि अनुबंध लिखित रजिस्टर्ड है तथा प्राकृतिक स्नेहवश की दे रहा है तथा निकटतम संबंधी भी है। ओके, दूसरा है, इसमें हम देखते हैं कि दूसरा जो बात है, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मेड टू कंपनसेट एक्ट डन वॉलेंटरली। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य किया जिसे करने के लिए वे वैधानिक रूप से बाध्य था और परिणाम स्वरूप वे दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति की सेवाओं को पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति करने के लिए अनुबंध करता है, तो ऐसा अनुबंध प्रतिफल के अभाव में भी वैध माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया, उसने जो वचन ग्रहीता यानी प्रोमिसी है वे कार्य स्वेच्छा से किया अथवा कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य हो रहा है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति यानी वचन ग्रहीता की सेवा को पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए वचन दिया हो। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा अनुबंध। जैसे अब इसका सबसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। ए व्यक्ति है को बी व्यक्ति का एक पर्स यानी जो पर्स था वो रास्ते में पड़ा मिला है, पटुआ पड़ा हुआ मिला। वे उसे जो ए व्यक्ति को मिला वे बी का था, बी के पास पहुंचा देता है। बी उसे इसके बदले में 100 रुपये का देने का वचन देता है। यह अनुबंध वैध है। यह स्वेच्छा से की गई सेवा की क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ये एग्जाम्पल है, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मेड कंपनसेट एक्ट डन वॉलेंटरली। नेक्स्ट है काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड। इसको एक बार दूसरा है उसको एक इंग्लिश में भी थोड़ा देख सकते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब ये है कि ए promise to compensate a person fully or in a part is valid even without consideration is the following cases। जैसे if the person has already voluntarily done something for the promisor,
दूसरा, इफ़ द पर्सन हैज़ डन समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपाइल्ड टू डू सो, इट शुड बी नोटेड द promise टू compensate इज वैलिड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 when something is done voluntarily. If it is done at the request of promisor, it will be a case of past consideration. ओके, अब नेक्स्ट है काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेब्ट्स। इसका मतलब ये है कोई भी ऋणदाता अपने ऋणी के से काल बाधित ऋण यानी टाइम बार्ड डेब्ट्स वसूल करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखता, लेकिन कोई ऋणी अथवा उसका कोई अधिकृत एजेंट उसकी ओर से किसी काल बाधित ऋणों का आंशिक या पूर्ण भुगतान करने के लिए ऋणदाताओं से लिखित या हस्ताक्षर युक्त अनुबंध कर लेता है, तो ऐसा अनुबंध भी वैध माना जाएगा। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऋणी अथवा उसके अधिकृत एजेंट द्वारा काल बाधित ऋण यानी पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेब्ट्स के भुगतान के अनुबंध करता है, तो वह अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैलिड यानी वैध होगा। लेकिन ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी बातें? ऐसा अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा अनुबंध लिखित व हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? ऐसा अनुबंध स्वयं ऋणी अथवा उसके एजेंट द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा ये ऋण इसके भुगतान का अनुबंध किया जा रहा है वह वैध होना चाहिए। तो जो बातें हुआ है, प्रोमिसर मस्ट हैव बीन लायबल अंडर द डेब्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट डेब्ट्स must have been become time barred due to operation of the law of limitations. Debtors make promise to pay the debts in writing. The promise may be to pay the whole or any part of the debt. The promise must be signed by the debtors or by his authorized agent. ओके, तो इस प्रकार ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात इम्पोर्टेंट ये है कि यदि किसी व्यक्ति पर ऋण चुकाने का कोई दायित्व तो नहीं है और वे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऋण का भुगतान करने का अनुबंध करता है, तो वे धारा 25 की उपधारा 3 के अंतर्गत अनुबंध नहीं हो सकता तथा ऐसे दूसरे व्यक्ति को भी कोई दायित्व नहीं होता। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए अगर किया जा रहा है तो भी अनुबंध वैध माना जाएगा, बिना प्रतिफल के भी वैध हो जाता है। अब नेक्स्ट है भेंट जो वास्तव में दी गई, गिफ्ट एक्चुअली मेड। भेंट यानी गिफ्ट जो वास्तव में दे दी गई है पर प्रतिफल के अभाव में उसका वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः एक बार भेंट की गई संपत्ति को इस आधार पर वैध नहीं कहा जाता कि उसके लिए कोई मूल्यवान प्रतिफल नहीं है। द गिफ्ट एक्चुअली मेड विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी affect its validity. Gift once actually made cannot be recovered on the plea that it was void for want of consideration. ठीक है, तो इस प्रकार ये भी इसके अंतर्गत शामिल होता है अपवाद में। फिर नेक्स्ट है दान के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनेशन या चैरिटी। दान में दिया गया या लिया गया हुआ अनुबंध निष्पादित हो जाता है, उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि भविष्य में दान या चंदा देने का कोई अनुबंध किया गया है तो उस अनुबंध को तभी परिवर्तित यानी इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है जबकि दान के वचनग्रहता यानी प्रोमिसर दान प्राप्ति की आशा में कोई दायित्व उत्पन्न कर लिया हो। दान द्वारा वचनग्रहता ऐसे उत्पन्न किए गए दायित्व की सीमा पर दानदाता को दान देने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यदि दान वचनग्रहता ने दान प्राप्ति की आशा में कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया, ठीक है, एक तो कार्य प्रारंभ कर दिया और एक कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया,
कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया तो कोई दायित्व भी उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन यदि वचन ग्राह्यता ने घोषित राशि धन की राशि वसूली के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे मामला हुआ था, इस मामले में प्रतिवादी ने वादी को एक मस्जिद के लिए निर्माण के लिए 300 रुपये दान देने का वचन दिया। ठीक है, प्रतिवादी ने वादी को एक मस्जिद के निर्माण के लिए 300 रुपये दान देने के वचन दिया। बाद में वादी ने इनकार कर दिया। ठीक है, पहले तो देने के लिए क्या किया, 300 रुपये मस्जिद में दान देने के लिए वचन दिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। यहाँ पे वादी ने प्रतिवादी पर वाद प्रस्तुत किया, न्यायालय में गया मामला, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे धनराशि प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखता। क्योंकि अब कारण क्या है, दो बातें सामने आएगी यहाँ पे। अब धनराशि प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया था। इस संबंध में ना कोई उत्तरदायी उत्पन्न होता था। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यदि संस्था है, जो कमेटी थी, अगर वो मस्जिद के लिए जो पैसे दिए गए थे उसके लिए कोई काम स्टार्ट कर देते तो वहाँ पे वो पैसे 300 रुपये वसूल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बनाने के लिए किसी प्रकार कार्य ही प्रारंभ नहीं किया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, कार्य अगर प्रारंभ नहीं किया जाता है तो यहाँ पे प्रारंभ नहीं किया था तो उस संबंध में कोई अन्य उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न नहीं किया था। अगर काम स्टार्ट कर दिया जाता तो वहाँ पे वो पैसे वो संस्था वो प्राप्त कर सकती थी, वो 300 रुपये प्राप्त कर सकती थी। यहाँ पे संस्था ने कोई भी कार्य प्रारंभ ही नहीं किया था, इसलिए उनसे पैसे वसूल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एजेंसी अधिनियम की धारा 185 यानी 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंध में सेक्शन कौन सी है, 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एजेंसी के जो अनुबंध होंगे उनमें प्रतिफल नहीं अनिवार्य नहीं है। बिना प्रतिफल के भी एजेंसी अनुबंध को वैधानिक रूप से परिवर्तित करवाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 185 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट that no consideration is necessary to create an agency with or without consideration has with some efforts। ठीक है, नेक्स्ट है निःशुल्क निक्षेप बैलमेट। ठीक है, निःशुल्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेट्युटस बैलमेट। इसका मतलब यह है कि निक्षेप दो प्रकार के हो सकते हैं, सशुल्क और निःशुल्क। निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल नहीं होता है, फिर भी निक्षेप ग्रहीता तथा निक्षेपी के अनुबंध को कानूनी रूप से परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इन केस ऑफ gratuitous bailment, there is no consideration for the bailer. Still, he has every right to enforce the contract of bailment। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है, एग्जाम्पल इसका ये है कि ए व्यक्ति बी की कार निःशुल्क मांग कर ले जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे ए व्यक्ति बी की कार ले जा रहा है, क्या है, कार निःशुल्क मांग के ले जाता है। यहाँ पे ए व्यक्ति की लापरवाही से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ बी व्यक्ति अपनी कार की क्षतिपूर्ति के लिए ए को बाध्य कर सकता है। लास्ट है अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाना। इम्पोर्टेंट है ये। इसमें कई बार ऐसे देखने अवसर आते हैं जब ऋणदाता अथवा ऋणी के बीच ऐसे ठहराव होते हैं जिनके अंतर्गत अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन देने की व्यवस्था की जाती है।
किंतु ऐसे ठहराव को तत्काल निष्पादित करना होता है, क्योंकि ऐसे ठहरावों को बाद में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। यदि ऋणदाता ऋणी से कम धन प्राप्त करके संपूर्ण भुगतान हुआ मान लेता है तो वह संपूर्ण ऋण भुगतान हुआ या चुकता हुआ मान लिया जाएगा। अब इसका पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सी बात है, वेयर ए प्रोमिसी एग्री टू एक्सेप्ट लेजर सम ऑफ performance is satisfaction of the larger sum due to or whole promise. No consideration is necessary for such agreement of, ठीक है, remission. In other words, a promisee may validity give up a part of his claim without any consideration. इसका मतलब यही है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें देखते हैं कि इस मामले में वादी ने प्रतिवादी पर बकाया 28 लाख रुपए के संपूर्ण भुगतान के लिए 20 लाख रुपए स्वीकार लेने का समझौता किया। कितने ड्यू थे? 28 लाख। और उसने क्या कहा कि आप मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, यानी 28 लाख की 20 लाख रुपए में समझौता किया गया। किंतु बाद में 20 लाख चुकाने के बाद में वादी ने शेष राशि के लिए वाद प्रस्तुत किया कि मेरे जो 8 लाख रुपए मैंने कम लिए थे वो भी दिलाया जाए। न्यायालय में मामला गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शेष राशि वसूल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वादी ने संपूर्ण भुगतान में कम राशि प्राप्त करने का समझौता कर लिया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। द पेमेंट इज डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड डेब्ट। तो इस प्रकार हमने देखा बिना प्रतिफल का अनुमान व्यर्थ होता है, लेकिन कुछ अपवाद है। वहाँ पे अगर प्रतिफल नहीं भी पाया जाएगा तो वहाँ पे वो अनुबंध क्या हो जाएंगे? वैलिड, यानी क्या हो जाएंगे? वैध हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।